किताबों की पाठशाला। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता के अंत को। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। जैसा कि हमने चैप्टर में समझा था कि दो ध्रुवीयता क्या है, दो महाशक्तियों के कारण विश्व का दो भागों में बंटना। तो वो जो प्रोसेस चल रही थी, पूरा का पूरा विश्व दो भागों में बंट रहा था, ये प्रोसेस कब रुकी, यानी कि किसी भी एक महाशक्ति का अंत कैसे हुआ, तभी तो दो ध्रुवीयता का अंत होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत सोवियत संघ का अंत हुआ, जिससे ये पूरी प्रोसेस रुक गई। तो आज के इस पूरे के चैप्टर में हम सोवियत संघ के बारे में ही पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सोवियत संघ जैसी बड़ी महाशक्ति का अंत हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोवियत संघ के बारे में पढ़ने से पहले हम बर्लिन की दीवार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी का है और यहाँ से हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बर्लिन की दीवार क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं बर्लिन की दीवार, ओके, तो दीवार का मीन्स तो आप जानते हो, पर बर्लिन क्या है? तो बर्लिन जर्मनी जो है वहाँ की राजधानी है। अब जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, ओके। अब जो बर्लिन है वहाँ का जो आधा हिस्सा है ना, वहाँ पर अमेरिका का साम्राज्य या अमेरिका का हिस्सा है, वो अमेरिका के जैसे लोग हैं वहाँ पे, अमेरिका की जैसी प्रणाली है वहाँ पे, और जो आधा हिस्सा है वहाँ पे सोवियत संघ जैसी प्रणाली है। ओके, तो जो अमेरिका और सोवियत संघ की प्रणाली है, तो जो आधा हिस्सा है उस पर अमेरिका का राज और आधा हिस्सा है उस पर सोवियत संघ का राज। तो इसीलिए इन दोनों में बंटवारा करने के लिए बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई, बिल्कुल बीचों बीच एक दीवार बनाई गई और इसी दीवार को हम क्या कहते हैं? बर्लिन की दीवार। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि बर्लिन की दीवार क्या होता है। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ पूंजीवादी शब्द का क्या मतलब होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स है आपके पास, अगर 12th में, तो आपने पढ़ा होगा पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका क्या उद्देश्य होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना, अधिकतम प्रॉफिट प्राप्त करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, अब ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ थी? ऐसी अर्थव्यवस्था थी अमेरिका के पास। किसके पास? अमेरिका के पास। कैसी अर्थव्यवस्था थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये जो अमेरिका का वाले जो देश थे उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी दुनिया। और आगे फिर एक शब्द आता है साम्यवादी दुनिया। अब साम्यवादी दुनिया क्या है? इसे हम समाजवादी दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? इसका उद्देश्य होता है, देखो पहले तो ये बता दूं, ये है सोवियत संघ में, ओके, सोवियत संघ में है ये, ओके। और ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, ओके, लोगों का भला करना, समाज के विकास के बारे में सोचना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ में। और जो प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य होता है अधिकतम प्रॉफिट कमाना, आर्थिक प्रगति करना और लाभ प्राप्त करना, वो वाली अर्थव्यवस्था थी अमेरिका के पास। तो अब आपको ये लाइन समझ में आएगी कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का एक विभाजन का प्रतीक थी। ओके, पूंजीवादी दुनिया कौन? अमेरिका। और साम्यवादी दुनिया कौन? सोवियत संघ। कौन है? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। तो वहां पर एक दीवार बनाई गई जो पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो ये यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ओके, अब दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? मीन्स बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? तो 1961 में बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद ये जो दीवार बनाई गई थी ये कितनी लंबी थी? ओके, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे आएगा 150। तो ये 150 किलोमीटर लंबी थी। ओके, अब उसके बाद इसकी समयावधि मतलब ये कितने वर्षों तक खड़ी रही? 1961 में बनी, उसके बाद कितने साल तक खड़ी रही? तो ये रही 28 वर्षों तक, 28 ईयर तक ये जो दीवार थी ये खड़ी रही थी। और उसके बाद
9 नवंबर 1989 में इसे क्या कर दिया गया था, इसे गिरा दिया गया था। 1961 से 1989 तक ये खड़ी रही और 1989 में इसे क्या किया, गिरा दिया गया 9 नवंबर के दिन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था, तो आपको यही आंसर देना है कि 9 नवंबर 1989 में गिराया गया था। इसकी लंबाई तो 150 किलोमीटर, उसके बाद ये कितने वर्षों तक खड़ी रही, तो 28 वर्षों तक खड़ी रही। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बर्लिन की दीवार क्या है, इससे क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं जो कि 1 मार्क्स में होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इन्हें नोट डाउन कर लेना है। ओके, अब चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर में सोवियत संघ के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलो अभी हम समझते हैं सोवियत प्रणाली क्या है, यानी कि सोवियत संघ क्या है। तो चलो इसको देखते हैं। देखो, सोवियत प्रणाली, सबसे पहली बात यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सोवियत प्रणाली। तो ये कब आया, ये सोवियत जो सोवियत संघ है कब आया, तो सोवियत गणराज्य है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। अमेरिका को यूएस और सोवियत संघ को क्या बोलते हैं, यूएसएसआर। तो रूस में हुई 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था, यानी कि जो ये सोवियत संघ था ये 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। ओके, अब देखो, यह क्रांति समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। ये जो क्रांति थी वो समाजवाद के आदर्शों से क्या थी, प्रेरित थी, यानी कि इसका मेन मकसद क्या था, समाज को विकास करना, और वह पूंजीवाद के विरोध में थी। अभी मैंने समझाया पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, और पूंजीवाद के विरोध में थी, यानी कि पूंजीवादी जो देश थे उनका ये क्या करती थी, क्रांति विरोध करती थी। और इसी से क्या हुआ, सोवियत यानी कि यूएसएसआर का उद्भव हुआ। यूएसएसआर उस क्रांति के बाद ही अस्तित्व में आया। और ये जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी, ओके, इसकी धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि वहां की जो प्रमुख पार्टी थी ना, राजनीतिक दल होते हैं, तो उसमें सबसे मेन थी कम्युनिस्ट पार्टी। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं थी, यानी कि और कोई पार्टी आ ही नहीं सकती थी वहां पे। ओनली ऑन वन पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे इंडिया में बीजेपी है, बसपा है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां है। बीजेपी में तो भारत में तो पार्टियां की कोई कमी नहीं है, बट सोवियत संघ में कोई और पार्टी थी नहीं। ओनली ऑन कौन थी, कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, अर्थव्यवस्था, बात करें अगर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध मतलब सिस्टमेटिक वे में चलती थी और राज्य के नियंत्रण में थी। देखो यहाँ राज्य का क्या मतलब है, वो वाला राज्य नहीं जो हम जनरली यूज करते हैं, यहाँ राज्य का मतलब है सरकार। तो जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी ना, वो सरकार के नियंत्रण में थी। पूंजीवादी में क्या होता है, पूंजीवादी में जो भी संसाधन होते हैं वो लोगों के हाथ में रहते हैं, जिनके पास पूंजी है उनके हाथ में रहते हैं। और साम्यवादी में जो भी, यानी कि सोवियत संघ में क्या थे, सरकार के अंडर, तो साम्यवादी में जितने भी संसाधन होते हैं वो सरकार के अंडर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या था, राज्य के नियंत्रण यानी कि सरकार के नियंत्रण में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था थी। तो ये थी हमारी सोवियत प्रणाली। आप समझ गए क्या है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत गणराज्य, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं, 1917 की रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। एक क्रांति हुई थी जो कि समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी और पूंजीवाद के विरोध में थी। और इसमें सबसे मेन पार्टी कौन है, कम्युनिस्ट पार्टी, और किसी राजनीतिक दल का कोई जगह नहीं है। और इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, योजनाबद्ध और सरकार के नियंत्रण में है, राज्य के नियंत्रण में है। तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि सोवियत प्रणाली क्या है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट है दूसरी दुनिया। देखो ये बिल्कुल आसान बात है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दूसरी दुनिया क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तो दूसरी दुनिया समाजवादी खेमे में शामिल देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। यानी कि जो भी सोवियत संघ के तरफ जो भी देश शामिल थे उसे क्या कहेंगे, दूसरी दुनिया। और जो अमेरिका की तरफ जितने भी देश थे उन्हें क्या कहेंगे, पहली दुनिया। और इसके बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल से अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। सो अमेरिका में जितने भी देश शामिल थे, अमेरिका की तरफ जो भी देश थे उसे हम कहते हैं फर्स्ट, पहली दुनिया। उसके बाद सोवियत संघ के साथ जो भी देश शामिल थे उस खेमे को हम कहते हैं दूसरी दुनिया। और उसके बाद जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में देश शामिल थे उसे हम क्या कहते हैं, तीसरी दुनिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया क्या होता है। अब देखो, अब हमारे सामने एक चीज है, सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने वाले कारक। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ एक महाशक्ति थी, तो और एंड में हम देखेंगे कि ये नष्ट हो जाएगी। तो हम ये पहले ये देखेंगे कि भैया ये एक महाशक्ति थी, तो ऐसे क्या कारण थे कि ये एक
एक महाशक्ति बनी, इसके बाद ऐसे क्या क्या क्वालिटीज थी उनको हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने वाले कारण लिखिए। तो आपको ये मैं जो अभी समझाऊंगी वही लिखना है, आप अच्छे से समझना, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। ओके, सो सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने वाले कारण, सबसे पहला कारण था विकसित अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो इतनी विकसित थी कि अगर हम अमेरिका को छोड़ दें तो उसके बाद में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी रह जाएगी? सोवियत संघ की रह जाएगी। अमेरिका को क्या करना है? छोड़ना है। जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी, ओके, उसके बाद किसकी थी? सोवियत संघ की थी। तो पहला कारण क्या था इसकी महाशक्ति बनने में कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी विकसित थी। ओके, उसके बाद है इसकी संचार प्रणाली। अब संचार प्रणाली मतलब यानी कि संचार प्रणाली इतनी अनूठी थी, दूर दराज के इलाके, बड़े बड़े इलाकों से आसानी से जुड़े हुए थे, जिससे जो आवागमन रहता है, वस्तुओं को ले जाना, व्यक्तियों को ले जाना बिल्कुल आसान था, सस्ता व सुलभ था। तो इससे भी क्या होता है? देश का विकास होता है। तो इसलिए भी यह एक महाशक्ति बनी। ओके, तो इसकी संचार प्रणाली काफी अच्छी थी, इसलिए ये एक सुपर पावर बनी। उसके बाद घरेलू उपभोक्ता उद्योग, ये तो सोवियत संघ का इतना अच्छा था, मतलब छोटी से छोटी चीज आप ले लो, पिन, सेफ्टी पिन जो होती है वो लगाकर बड़ी से बड़ी कार, हवाई जहाज, सारी चीजें सोवियत संघ में बनती थी। यानी कि यहाँ का जो उपभोक्ता उद्योग था वो काफी उन्नत था, हर चीज वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई थी, हर चीज वहाँ पे बनती थी। तो तीसरा ये कारण था कि सोवियत संघ इतनी बड़ी महाशक्ति थी। उसके बाद चौथा कारण है ऊर्जा संसाधन। अब किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी एनर्जी पावर, उसके ऊर्जा संसाधन। और सोवियत संघ की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसके पास भरपूर ऊर्जा संसाधन थे। ऊर्जा संसाधन में हमारा खनिज, तेल, लोहा, इस्पात, सारी चीजें आती है, सारी चीजें, इन सारी चीजों की खदानें सोवियत संघ में उपलब्ध थी और इसके पास ये सारे संसाधन उपलब्ध थे। तो ये चौथा कारण है जिसकी वजह से एक महाशक्ति बनी। उसके बाद आता है बेरोजगारी का अभाव। तो इतनी सारी क्वालिटीज थी, तो इसी के कारण यहाँ बेरोजगारी भी नहीं थी, मतलब सरकार ने हर जरूरत की चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया था। ओके, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर समाज कल्याण को देखा जाता था तो हर चीज मुफ्त में उपलब्ध कराई गई थी जनता के लिए और सबको कुछ न कुछ काम दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ क्या था? बेरोजगारी का अभाव था, मतलब कोई भी बेरोजगार ना था या फिर कुछ थे तो वो नगण्य के समान थे। तो ये कुछ 5 क्वालिटीज है, 5 ऐसे कुछ कारण थे जिससे क्या हुआ? सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरी और एक महाशक्ति बनी। तो फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ एक महाशक्ति बना और उसके पीछे के जो कारण थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि सोवियत संघ एक महाशक्ति है, उसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज है जिसकी वजह से वो एक सुपर पावर माना जाता है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें कुछ अनक्वालिटीज आने लगी, उसमें कुछ खराबियां आने लगी जिससे वो टूटने लगा। तो अभी हम वही देखेंगे कि धीरे धीरे क्या क्या खराबियां उसमें आने लगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो 1970 के दशक में क्या हो गई? लड़खड़ा सी गई, यानी कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ने लगी, अंततः टहर सी गई, यानी कि एक टाइम के बाद रुकने लगी, उसमें डेवलपमेंट होना रुक गया और इसलिए बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारना आवश्यक है। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी थी? बिगड़ने लग गई थी। तो पहली जो खराबी आई थी वो ये कि अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। दूसरी, पश्चिम देश सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित हो चुके थे। अब पश्चिम देश कौन? अमेरिका की तरफ के देश, वो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और सूचना के जो क्षेत्र थे वहाँ पे काफी इनमें डेवलपमेंट हो गया था। पर जो हमारा सोवियत संघ था बेचारा वो पीछे छूट गया था, उसमें डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। तो सेकेंड खराबी ये आ गई थी। थर्ड, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली सत्तावादी हो गई थी, वह जनता की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। अब देखो मैंने बताया था वहां पर सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी थी, कौन? कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो क्या हो गई थी? सत्तावादी हो गई थी, उसका पूरा का पूरा जो माइंड था वो सत्ता पर केंद्रित उसने कर लिया था। जनता की जो राजनीतिक और आर्थिक जरूरतें होती है उन पर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। तो थर्ड जो कारण रहा सोवियत संघ में खराबी आई वो ये थी। अब चौथी की अगर बात करें तो वो है सोवियत संघ में नौकरशाही शिकंजा कसता जा रहा था, संस्थाएं जनता के प्रति जवाब
जवाबदेह नहीं रही थी। यानी कि जो नौकरशाही अफसर थे उन्होंने सब चीज अपने अंडर ले रखी थी और जनता के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो चौथी खराबी ये आ गई थी। अब पांचवी खराबी ये थी कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों जिनमें रूस भी शामिल है से मिलकर बना था। अब सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, पर दबदबा किसका था? केवल रूस का ही था। इसलिए दूसरे गणराज्यों को की जनता उपेक्षित व दमित महसूस करती थी। अब देखो 15 गणराज्यों से मिलकर बना है और अगर सबको बराबर हक नहीं मिलेगी तो दूसरे जो राज्य थे उसकी जनता उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। उन्हें ऐसा फील होता था कि सिर्फ रूस की ही बातें चलती है, हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो सोवियत संघ में आ चुके थे, जिससे सोवियत संघ सुपर पावर से नीचे की ओर गिरती जा रही थी, यानी कि वो कमजोर होता जा रहा था ये वाला संघ। अब यहाँ ये जो चीज मैंने समझाई, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि सोवियत संघ में क्या कमियां आई जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। तो आप ये लिख सकते हैं। और दूसरी बात, जब ऐसी स्थिति बन रही थी तो एक नेता का आगमन हुआ। उस नेता का नाम था गोबाचेव। तो ये जो मैंने अभी समझाया ना, गोबाचेव से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ में ऐसी क्या स्थिति हुई जिससे गोबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। तो आपको यही बताना है कि सोवियत संघ इन निम्न कारणों से खराब हो रहा था, इसलिए गोबाचेव जी सुधार के लिए बाध्य हुए। अब गोबाचेव कौन थे, उन्होंने कैसे सुधार किया, उन्होंने सुधार किया तो क्या हुआ, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।